Hello and welcome to the special edition of Brighter Kashmir interview. This is Farooq Wani. Today our guest, distinguished personality and a well-known face of India, former Raw Chief A.S. Dulat. दुलत साहब, हमारे इस शो में आने के लिए हम आपको ताही दिल से खैर मकदम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। दुलत साहब, हम सीधा अब मुद्दे पे आते हैं। तो दुलत साहब, आपने जो किताब लिखी थी माय डेज विद वाजपेयी, तो उसमें आपने एक नाम ऐसा डाला था जिसका नाम जफर डाला आपने। तो कश्मीर में कई जफर हैं, तो हम किस जफर को इस नाम से आप जोड़े, ये बता सकते हैं हमें आप? वो जफर साहब जानते हैं कि कौन सा जफर है, तो उसी पे छोड़ते हैं उस बात को। वो जफर साहब अच्छी तरह जानते हैं। कश्मीरी भी जानते हैं कौन से जफर साहब हैं। सर, आप थोड़ा अगर बता देंगे, हमारे जो देखने वाले हैं तो मैंने कहा ना, आप जफर साहब से ही पूछ लीजिए। अब हमें पता नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे जफर है सर, किसे जफर से पूछे हम? और ठीक ही जफर से पूछेंगे आप। दुलत साहब, 370 के हटने के बाद, उसके बाद आपको क्या लगता है कि कश्मीर किस दिशा में जा रहा है, और इसके हटने से हमारे मुल्क यानी इंडिया को कौन से फायदे मिले? इंडिया को कोई खास फायदा नहीं मिला, क्योंकि 370 जो था उसमें कुछ खास बचा नहीं था। 370 बिल्कुल खोखला वो था। और लेकिन इस सरकार की या बीजेपी की एक कमिटमेंट थी कि कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है इसको खत्म करना है, इसको रद्द करना है। तो ये 370 को हटाना है। तो अब हट गया है 370। नेचुरली उससे कश्मीर में मायूसी आई है, और कश्मीरी समझता है कि उसके साथ जो हुआ है ठीक नहीं हुआ है, एक किस्म की गद्दारी है। तो साहब, आपके कई जाने पहचाने लोग हैं जम्मू कश्मीर में, तो जिनसे आपका वास्ता रहता है, या उनसे आप कांटेक्ट में हैं, या उनसे आप बात भी करते हैं, तो क्या फीडबैक आपको मिलता है कश्मीर के बारे में उन आपके दोस्तों से 370 हटने के बाद? जैसे लगता है कि उनमें नाराजगी है, या वो खुशी महसूस करते हैं? नहीं, खुशी तो मैं नहीं समझता कोई भी महसूस करता है। कुछ लोगों में नाराजगी है, लेकिन ज्यादा लोगों में मायूसी है कि भाई ये क्या हुआ हमारे साथ, क्यों हुआ ऐसा। हम तो हिंदुस्तान के साथ थे। जो खास तौर पे लोग जो जिसको हम मेन स्ट्रीम कहते हैं, जो हमेशा हिंदुस्तान के साथ रहा है, तो उसके लोग ज्यादा कहते हैं कि भाई ये हमारे साथ क्यों हुआ ऐसा, और लोगों को बंद किया गया उसके बारे में भी गिला है कि इसकी क्या जरूरत थी। और अगर 370 हटाना था तो इसके और भी तरीके थे कि इसको असेंबली में पास किया जाता, या लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके तब किया जाता। पर सरकार के अपने तरीके होते हैं। सो अब जो हो गया है सो हो गया है, मैं समझता हूँ। मैं आपको एक चीज याद दिलाता हूँ कि 2004 में हुर्रियत दिल्ली आई थी 2 बारी, हुर्रियत लीडर बातचीत करने डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अडवाणी जी के साथ। तो उन दिनों बात होती थी, बहुत साल होती रही है, ऑटोनॉमी की बात होती थी। और जब ऑटोनॉमी की बात होती थी तो अडवाणी जी का यही कहना था कि द क्लॉक, असल में बात क्या है, जब ऑटोनॉमी की बात होती है तो फिर कश्मीरी वापस जाता है 52-53 पे। तो अडवाणी जी ने कहा द क्लॉक कैन नॉट बी टर्न बैक। तो आज भी मैं ये कहूंगा कि 370 जो अब हटा दिया गया है, अब इसको एक तरह मंजूर कर ही लेना चाहिए कि भाई अब ये गया तो गया,
अब this clock will also not be turned back. सर एक वक्त ऐसा आया था कश्मीर के इस अभी मतलब कुछ सालों से साल पहले, जब इनको मौका मिला था कि वो डिमांड कर रहे थे कि हमें ऑटोनॉमी चाहिए या 53 की जो पहले उसकी क्वेश्चन चाहिए, तो क्या आपको लगता है कि उन्होंने वो मिस किया वो चांस जो कश्मीर के लीडरान है? नहीं, देखिए मैं ये समझता हूँ, देखिए बात ये होता है कि वक्त बदलता रहता है, चीजें होती हैं, तो जब मौका मिलता है उसको नहीं कभी छोड़ना चाहिए। मैं समझता हूँ मैं मेन स्ट्रीम को छोड़ के मैं सेपरेटिस्ट की बात करता हूँ, हुर्रियत की बात करता हूँ कि हुर्रियत को 2000 से लेके 2004 के बीच में उन 4 सालों में कई मौके मिले आगे चलने के, लेकिन वो वहीं के वहीं फंसे रहे जहां फंसे हुए थे। बल्कि जब अडवाणी जी से मुलाकात हुई तो अडवाणी जी ने कहा कोई हमें आप चाहते क्या है, आपकी डिमांड क्या है और कोई रोड मैप है आपका। और मुझे याद है कि प्रोफेसर गनी भट्ट ने कहा था हम रोड मैप बना रहे हैं, तो मैं समझता हूँ वो शायद रोड मैप आज तक नहीं बना है और ना ही वो बनेगा, क्योंकि कश्मीरियों को भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्या उस टाइम क्या चाहते थे। तो उस टाइम एक मौका था, देखिए ना, अब 2000 को हम वापस जाएं या 2004 को जाएं वो नहीं होगा, अब हम 2021 में हैं। सर क्या आगे आपको का लगता है कि आगे क्या हो? सर क्या आपको लगता है कि उस वक्त जो लीडरशिप हमारी थी, उस वक्त कश्मीरी लीडरशिप जो उस वक्त लड़ रहे थे यहाँ पे, तो वो लगता है कि वो डायरेक्शन लेस थे? फिर नहीं, डायरेक्शन लेस नहीं थे, लेकिन डायरेक्शन लेस भी ठीक होता है, लेकिन वो डायरेक्शन पार से ले रहे थे ज्यादातर, और वो पार की डायरेक्शन की वजह से डरते थे और इसलिए कोई बात आगे चली नहीं। जब भी कोई बात होती थी वो कहते थे कि पहले पाकिस्तान से बात कर लीजिए, आप भी कर लीजिए, हम भी कर लेंगे। और मैंने पाकिस्तानियों को भी कहा कई बारी कि आप ये जो हुर्रियत को रोकते हो ये कश्मीर के हित में नहीं है, आपको चाहिए हुर्रियत को इनकरेज करें कि आगे चला जाए। और आज भी मैं वही बात दोहरा रहा हूं कि आज भी हम वहां हैं, आज फिर एक मौका है आगे चलने का। और खास तौर पे मैं मीरवाइज साहब को कहूंगा कि उनको बाहर निकल के अब सियासत करनी चाहिए, बहुत हो गया। वो रिलीजियस हेड पोप जो भी कहें वो तो है ही हैं, लेकिन अगर सियासत करनी है तो फिर बाहर निकलना चाहिए। तो इसका मतलब है सर आप ये चाहते हैं कि आप इनके फेवर करते हैं कि इनको मैदान में आना चाहिए? बिल्कुल, मैं तो हमेशा फेवर करता हूं, आज भी करता हूं। क्या आपको लगता है कि जो इंडिया पाकिस्तान को कश्मीर के मुद्दे या जम्मू कश्मीर के मुद्दे पे या जो पानी का मसला है इस पे डायलॉग करना चाहिए सो दैट विल कम टू एंड ऑल डिस्प्यूट्स? वानी साहब, ऐसा है, ये बात मैं 20 बार कह चुका हूं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की बातचीत कभी रुकनी नहीं चाहिए। हमें जो रिश्ता है हिंदुस्तान पाकिस्तान का उसको दोबारा बना के रखना चाहिए और वो रिश्ता हमेशा साथ चलने का होना चाहिए, डायलॉग का होना चाहिए, इंगेजमेंट का होना चाहिए और वो कभी नहीं रुकना चाहिए। उसमें फिर जो भी मसला आता है, कई बार बात होती है छोटी छोटी चीजों की कि वो सर क्रीक को ठीक कर दीजिए, इसको ठीक कर दीजिए, सियाचिन को ठीक कर दीजिए। मैं कहता हूं अगर मेन मुद्दा कश्मीर है तो कश्मीर को ही क्यों ना हम ठीक करें, वहीं से शुरुआत हो। सर क्या आपको लगता है कोई ऑल्टरनेटिव है जिससे इंडिया पाकिस्तान किसी टेबल पे आ जाए फिर उस मुद्दे को सॉल्व करे? नहीं, ऑल्टरनेटिव क्यों नहीं है? अभी 2-3 दिन पहले उनके आर्मी चीफ ने कहा, बड़ा अच्छा बयान दिया उन्होंने
کہ ہم امن چاہتے ہیں, ہم بات چیت چاہتے ہیں, ہندوستان کے ساتھ مل کے چلنا چاہتے ہیں. تو اگر مل کے چلنا چاہتے ہیں تو پھر ملنے کی بات کی جائے. یہ جو فیلنگ ہے ہماری سرکار میں یا ہندوستان میں کہوں گا کہ پاکستان کشمیر میں زیادہ دخل دیتا ہے اور ملیٹنسی کو بڑھاوا دیتا ہے, انفلٹریشن ہوتی ہے, ایل او سی پہ مطلب ہے گولی وولی چلتی رہتی ہے, ان کی طرف سے ایل او سی پہ انٹروژن ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں, ان کو بیٹھ کے سمجھنے سمجھانے کی ضرورت لیکن ہے. اس بیان کے ہت میں جو انڈیا سے جو بیان آیا ہے MEA سے, تو وہ یہ بول رہے ہیں کہ جب تک پاکستان نہ اپنی دخل اندازی ختم کرے جموں کشمیر میں, تب تک ہم آگے کوئی کسی پہ مدے پہ بات نہیں کریں گے. دیکھیے جو سرکار ہوتی ہے نا وہ زیادہ جانتی ہے, ان کو وہ اپنے طریقے سے بات کرتے ہیں. میرا یہ ماننا ہے کہ بات چیت بہت لازمی ہے, بات چیت ضروری ہے, اور جب بات چیت شروع ہوگی تو پھر کئی باتیں حل ہو سکتی ہیں. یہ جو دخل اندازی ہے, یہ جو ملیٹنسی ہے, اس سے بربادی ہوئی ہے کشمیر میں. پاکستان کو بھی سوچنا چاہیے کہ کب تک کشمیر کو برباد کریں گے آپ. ٹھیک ہے سر, آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ غلام نبی آزاد نے کچھ دن پہلے, ایک دو دن پہلے راجیہ سبھا میں یہ بڑا کوشچن ریز کیا کہ جموں کشمیر کو اب اسٹیٹ ہوڈ ریسٹور کرنا بہت ضروری ہے, تو اس کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ میرے خیالات بالکل ان کے ساتھ ہیں, میں ان سے بالکل سہمت ہوں کہ اسٹیٹ ہوڈ کے مسئلے میں ایک گورنمنٹ آف انڈیا کی کمٹمنٹ بھی ہے کہ اسٹیٹ ہوڈ واپس دی جائے گی. اب اس کی ٹائمنگ الیکشن کے وقت ہوگی, الیکشن سے پہلے ہوگی, الیکشن کے بعد ہوگی, وہ لیڈروں کی آپس میں جب بات چیت ہوگی. ابھی آپ بات کر رہے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی بات چیت. دیکھیے کشمیر بھی تو ایک پولیٹیکل مدعا ہے نا, تو کشمیری لیڈرشپ اور دلی کی لیڈرشپ سے کی بھی بات چیت ہونی چاہیے اور ہوتی رہنی چاہیے. تو پھر راستہ نکلے گا کہ کب اسٹیٹ ہوڈ ریسٹور ہوتی ہے. آخرکار الیکشن بھی تو ہونا ہے کبھی نہ کبھی. سر آپ نے اور آپ کے کاؤنٹر پارٹ اسد درانی نے ایک کتاب لکھی دا سپائی کرونیکلز. نہ آپ کی طرف سے کوئی لیکیج آیا جسے ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچے, نہ اسد درانی کی طرف سے کوئی ایسی بات آئی جسے پاکستان کے سالمیت پہ کوئی اثر پڑے. لیکن اسد درانی has been put on exit ban, so his passport has been impounded. تو اس پہ کئی سنکشن ہے, اس کے جو پینشنز یا اس کے اور بھی مراد جتنے بھی انسینٹیوز ہیں سب کو بند کر دیا. لیکن آپ کو اس قسم کی کوئی مطلب نہ ایکس پڑی نہ کچھ پڑا, تو کیا سمجھتے ہیں آپ اسد درانی کو کیوں ایسا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے یہاں ڈیموکریسی ہے, اس لیے کیونکہ میں نے کوئی غلطی کی نہیں, یہ کتاب لکھی ہے, اور میں پہلا ہندوستانی نہیں ہوں جس نے کہ پاکستانی کے ساتھ مل کے کتاب لکھی ہو. پہلے بھی کتابیں لکھی گئی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ انٹیلیجنس افسروں نے مل کے, یہ پہلی بار ہے کہ کتاب لکھی گئی, اور اس کا آئیڈیا یہی تھا جو ہم 10 منٹ سے آپس میں بات کر رہے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کو مل کے چلنا چاہیے اور آگے چلنے کی ضرورت ہے. اور جنرل صاحب کی سوچ بھی یہی تھی اور میری سوچ بھی یہی تھی کہ شاید اس کتاب کے بعد شاید کوئی جو ہم سوچ رہے ہیں ہماری سوچ کے ساتھ کوئی سہمت ہوگا اور آگے چلنے کے لیے لوگ تیار ہوں گے. اور جنرل صاحب کا تو یہ خاص بلیف ہے, کمٹمنٹ ہے ان کا کہ ہندوستان کے ساتھ بات آگے ہونی چاہیے, اور میں بھی یہی سوچتا ہوں. وہ میرے کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ تم تو ایٹرنل آپٹمسٹ ہو, میں ریئلسٹ ہوں, شاید ٹائم لگے گا.
اب بہت ٹائم ہو چکا ہے. میں سمجھتا ہوں آگے چلنا چاہیے سر اور کیا اس میں آپ ہم کو دونوں لگتا کی ہے، رائے ایک جیسی ہے. کیا آپ کو جو ان کے ساتھ ہوا پاکستان میں، اس کے بارے میں مجھے بہت افسوس آتا ہے کہ ہم جب سوچتے ہیں، اور میں اپنی بات کرتا ہوں کہ جب سے یہ سرکار بنی ہے پاکستان میں پی ٹی آئی کی، میں سمجھتا تھا کہ یہ جو کمبینیشن ہے عمران خان صاحب کا اور جنرل باجوہ کا، یہ بہت اچھا کمبینیشن ہے پاکستان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی. کیونکہ پاکستان میں ایک تو پولیٹیکل لیڈر کوئی زیادہ دیر ٹکتا نہیں ہے، اور خان صاحب کو بہت سپورٹ تھی خاص طور پہ یوتھ کی. اور ایک بات جو سب مانتے ہیں کہ خان صاحب نے کبھی کرپشن میں حصہ نہیں لیا ہے. تو باجوہ صاحب کے بارے میں بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ریزنیبل ہے، وہ ہندوستان سے دوستی چاہتے ہیں. سو اگر ایسا کمبینیشن ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک اپرچونٹی ہے آگے چلنے کے لیے. سر کیا لگتا ہے آپ کو، سر جب سے 370 کا مسئلہ ہو گیا یہاں پہ اسپیشل اسٹیٹس جو کشمیر تھا اس کو وڈرا کیا گیا، اس کے بعد پاکستان نے اس مسئلے کو یو این تک پہنچایا، لیکن وہاں سے کولڈ اس کو ریسپانس ملا، تو آپ کیا لگتا ہے کہ پاکستان کو کچھ اور آپشن اٹھانا چاہیے تھا یا کوئی آپشن اڈاپٹ کرنا تھا کچھ اور؟ دیکھیے یہ تو بہت سال پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، جب شملہ سمٹ ہوا تھا 72 میں، کہ بھٹو صاحب جب آئے تھے شملے اور مسز اندرا گاندھی سے ملے تھے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے ہم بائی لیٹرلی اس کو جب بھی کوئی بات ہوگی بائی لیٹرلی کی جائے گی. تو یو این میں جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے کسی کو. تو اب یہ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ آؤٹ آف فرسٹریشن کہ یو این میں ہم بولیں گے، تو یو این میں خان صاحب بولے، لیکن اس کا کوئی خاص میں نہیں سمجھتا پاکستان کو فائدہ ہوا ہو. اور کل وہ وہاں پاکستان میں وہ مناتے ہیں نا کشمیر سالیڈیرٹی ڈے، تو میں پاکستان کے وزیر اعظم کا بیان دیکھ رہا تھا، تو شروعات بڑی اچھی کی انہوں نے، جس میں انہوں نے کہا کہ اگر ہندوستان ایک قدم آگے چلنے کے لیے تیار ہے تو ہم 2 قدم چلیں گے. اور یہ عمران صاحب نے پہلے بھی بات کی ہے، بڑی اچھی بات ہے. لیکن اس کے بعد وہ واپس آ گئے یو این ریزولوشن پہ. تو جب یو این ریزولوشن کی بات کرتے ہیں اس کو تو پھر کشمیری بھی مذاق سمجھتا ہے نا، وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان سیریس نہیں ہے کشمیر کے مسئلے کو لے کے. اگر اب اس میں یو این ریزولوشن میں پھنسے ہوئے ہیں، ابھی جو چیز نہیں ہو سکتی، جو چیز ختم ہو چکی ہے، ان چیزوں کو اٹھانے کا کیا فائدہ ہے؟ تو کیا لگتا ہے سر کل جو گیا سو گیا، آگے کل کی دیکھے. تو کیا لگتا ہے سر آپ کو کہ پاکستان یہ بالکل پاکستان کی یہ فوٹائل ایکسرسائز ہے یو این میں جانے کی؟ دیکھیے میں تو اس کو فیوٹائل ہی سمجھتا ہوں. بات تو آپسی ہونی چاہیے، مودی جی کی اور عمران صاحب کی آپسی بات ہونی چاہیے. تو سری نگر کدھر جائے گا سر؟ سری نگر؟ یس سر. سری نگر تو ہندوستان میں ہے، کہاں جائے گا؟ نہیں سر، میں کہتا سری نگر کے لوگ جو اس میں نہیں آنے چاہیے. کس میں؟ یہ جو بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اور مودی جی کے آپس میں بات ہو جائے. ہاں تو بات ہوگی تو پھر اگر کشمیر کی بات ہوتی ہے تو اچھی ہے. نہیں، اب میرے سوال کا جواب نہیں. دیکھیں ہندوستان پاکستان کی اتنی بار بات ہوئی ہے، کبھی کشمیری تو شامل نہیں ہوئے اس میں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کشمیری نہیں ہونی چاہیے، یہ بائی لیٹرل ٹریلیٹر نہیں ہونی چاہیے. بائی لیٹرل ہی ہونی چاہیے، راستہ بائی لیٹرل ہی ہے. اچھا سر، کل ایک بیان یہاں پہ آیا اور ہمارے اخبار میں بھی آیا ہے، پاکستان کے ویل نون جرنلسٹ جو ہے حامد میر، تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک کنسرن چل رہا ہے، کنسرن ایوالو ہو رہا ہے، جس میں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو ایل او سی ہے اس کو آئی بی میں کنورٹ کرے. تو آپ کی رائے اس کے بارے میں کیا ہے؟
देखिए मेरी राय से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये तो सरकार सोचेगी। लेकिन मैं समझता हूँ अगर ये कॉन्सेंसस पाकिस्तान में बन रहा है तो ये अच्छा कॉन्सेंसस है, क्योंकि आपको याद होगा कि डॉक्टर फारूक इस चीज को 20-30 बार कह चुके हैं कि इस मसले का हल वही है, एलओसी पे फैसला करिए, जो आपका है वो आप रखिए, जो हमारा है वो हम रखेंगे, और यहाँ दखल अंदाजी बंद कर दीजिए और मिल के चलेंगे। और जब देखिए, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात होती है, आप तो जानते हैं, तो कश्मीरी खुश होता है, वो सोचता है कि उसको अब कुछ राहत मिलेगी। तो सर बातचीत होनी चाहिए। सर क्या आपको लगता है कि मुशर्रफ जो पाकिस्तान के रूलर थे वो भी यही बता रहे थे कि वो बोल रहे थे कि जो है कश्मीर वो वाला उधर रख लिया, ये वाला इधर रख लिया, तो ऐसा ही होगा? और एक तरीके से वो भी यही कह रहे थे, बल्कि मैंने शायद किताब में लिखा है, जिस किताब का आपने जिक्र किया, कि शायद डॉक्टर साहब को और जनरल मुशर्रफ को इकट्ठे बैठ के इसका फैसला कर लेना चाहिए था, क्योंकि दोनों की सोच मिलती है। अच्छा सर, ये मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो थोड़ा मुझे लगता है कि आप इसका प्रॉपर जवाब देंगे। अभी आजकल इंडिया में जो है वो काफी टाइम से चाइना से रूबरू चाइना कॉन्फ्रेंस चल रहा है वहां पे, जैसे ईस्टर्न लद्दाख में, यहाँ वहां पे सिक्किम में, वहां पे उन्होंने कॉलोनीज भी बनाई, यहाँ पे अंदर भी, यहाँ पे कई हमारे फौजी भी मारे गए, यहाँ पे एक जिसमें एक कर्नल साहब भी हैं। तो उसके बारे में आपका क्या क्या राय रखते हैं उसके बारे में? देखिए ऐसा है कि बॉर्डर पे ये एलओसी पे भी होता है और एलएसी पे भी होता है, कभी कभी तनाव आता है तो गोली वोली चलती है, वो अनफॉर्चुनेट है जो भी हुआ है। लेकिन अब आपने चीन का जिक्र किया तो मैं एक और बात कहना चाहता हूं पाकिस्तानियों के लिए, कि वो बार बार कहते हैं कि चीन के साथ हमारा बड़ा स्पेशल रिश्ता है, चीन हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है और चीन में बड़ी खास खूबी है। और मैं कहता हूं वो रिश्ता हिंदुस्तान और पाकिस्तान का होना चाहिए, और उसमें अगर चीन शामिल होता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान का रिश्ता होना चाहिए, स्पेशल ऑल वेदर रिश्ता। सर जैसे वाजपेयी जी ने बताया था कि नेबर को कभी बदला नहीं जाएगा, तो उसके एग्जैक्टली उन्होंने सिर्फ ये नहीं बताया था, ये तो खैर वो बार बार कहते थे, लेकिन आपको याद होगा फरवरी कब था 99 में वो बस लेके लाहौर भी गए। हालांकि उनकी पार्टी उनके साथ पूरी तरह से सहमत नहीं थी, वो सोचती थी कि ये ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन वाजपेयी साहब जो ठीक समझते थे करते थे, और उन्होंने वहां जाके मियां साहब के साथ मिलके ये भी कहा कि हम जंग नहीं होने देंगे। तो अब तो कोई जंग की ऐसी बात करता नहीं है, क्योंकि दोनों मुल्कों में लोग समझते हैं कि जंग तो पागलपन है। तो अगर जंग नहीं है तो फिर क्या है, बातचीत है, तो बातचीत होनी चाहिए, तो टेबल पे बैठे बात करें। हम आपसे मैं तो कहता हूं कि खान साहब आए, दिल्ली आए, अगर शुरुआत करनी है तो खान साहब दिल्ली आए। लेकिन पहले भी है ना, आज जैसे मोदी जी और नवाज शरीफ जी मिले थे वहां पे एयरपोर्ट में, जब से वो उधर से आए थे अफगानिस्तान से, तब भी मतलब कुछ ऐसा नहीं आया था। या यहाँ पे मुशर्रफ जी और वाजपेयी जी मिले थे वहां पे मोदी जी, आपको याद होगा मोदी जी खास मियां साहब के घर गए थे रायविंड मिलने, उस टाइम उनके यहाँ कुछ शादी थी। नहीं सर, फिर उन्होंने जब उनकी तब वहां पे उनके लिए शाल भी आया था। मोदी जी ने तब पहल की थी, वो गए थे वहां, लेकिन उसके बाद वो पठानकोट पे हमला हो गया। तो इधर उधर ये चीजें होती रहती है। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, आपको भी समझना चाहिए। सर एक लास्ट क्वेश्चन है आप, ये जो कुलभूषण जाधव है जो पाकिस्तान में स्पाइंग के इल्जाम में अभी लिंक
पाकिस्तान जेल. सो उसके बारे में पाकिस्तान उसको बड़ा मतलब ये कर रही है कि ये इसने हमारे स्पाई क्या कई यहाँ पे धमाके हुए हैं पाकिस्तान में इंडिया की तरफ से, तो इंडिया ये बोल रही है हमारा मतलब ये स्पाई भी नहीं कर रहा. उसके बारे में सर क्या ख्याल है आपका? तो वो अभी देखिए जब ऐसा कोई केस होता है तो जब पाकिस्तान कहती है कि स्पाई है, हम कहते हैं ये स्पाई नहीं है, अब है या नहीं है वो मुद्दा नहीं है. सवाल इस बात का है कि कई बार हुआ है कि हमारी तरफ से कोई उधर चला गया पकड़ा गया, उधर से कोई यहाँ आया पकड़ा गया, तो उसके तरीके हैं. उसको इतनी पब्लिसिटी देने की जरूरत नहीं थी कि भाई हमने स्पाई पकड़ लिया है. तो आपस में जब बात करनी हो, बात चलानी हो, तो ये बड़ा अच्छा मौका था कि वहां से जनरल साहब या जो भी नेशनल उनके सिक्योरिटी एडवाइजर हमारे एनएसए को फोन करते कि हमारे पास आपका बंदा है, वो कहता है ऐसे ऐसी बात कर रहा है, तो फिर कोई रास्ता ढूंढेंगे इसको छोड़ने का. आप भी सोचिए, हम भी सोचते. बातें ऐसे होती है मुल्कों में. पकड़ के उसको डेमोन्स्ट्रेट करना कि हमने पकड़ लिया, तो फिर कौन सी आपने बहादुरी की? पकड़ लिया तो पकड़ लिया. अब भी मैं कहता हूं, और ये भी सवाल कई बार उठा है कि जब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग शुरू करनी हो तो छोड़ दें यादव साहब को, आने दें घर वापस, बहुत हो गया. सर बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकालने के लिए और हमारे इस शो में आने के लिए. आपका इंटरव्यू उस वक्त हो रहा है जिस वक्त कश्मीर में एक खुशी की लहर चल रही है. बहुत दिनों के बाद, यानी तकरीबन 2 साल के बाद ये 4G इंटरनेट रेस्टोर हो गया है. तो उसकी हमारी तरफ से और हमारे दर्शकों को आप थोड़ा सा मैसेज उसके बारे में दीजिए और ये बता दीजिए कि कश्मीरी को क्या करना चाहिए आगे जिससे खुशहाली और प्रॉस्परस हो जाए. मैं तो ये कहूंगा बहुत बहुत मुबारक कश्मीर को, कश्मीरियों को कि 4G रिस्टोर हो गया. हम तो कई दिनों से कह रहे थे कि ये रिस्टोर होना चाहिए, हो गया तो बहुत अच्छा है. और कश्मीर को आगे देखना चाहिए, तरक्की करनी चाहिए, खुशहाली की तरफ चलना चाहिए और अपना बिजनेस टूरिज्म वगैरह देखे. और अकेली चीज ये है कि भाई सब मिल के चलें तो अच्छा रहेगा. आपने ये सवाल पूछा था कि सेपरेटिस्ट का कोई रोल है, तो मैं एक बार फिर कहता हूं कि मीरवाइज साहब का रोल है, और भी जो हैं जो मेन स्ट्रीम की तरफ झुके हुए हैं, तो उनको मेन स्ट्रीम के साथ मिलके आगे चलना चाहिए. और इसमें अभी तो वो हाउस अरेस्ट है, और इसमें पाकिस्तान को भी इस एंडेवर को सपोर्ट करना चाहिए. आपको याद होगा प्रोफेसर साहब की मैं फिर बात करता हूं कि उन्होंने एक किताब लिखी थी और उसका जब उन्होंने लॉन्च किया था, इनॉग्रेशन हुआ था श्रीनगर में, तो प्रोफेसर साहब ने कहा था कि वक्त आ गया है कि मेन स्ट्रीम और सेपरेटिस्ट एक ही टेबल पे बैठ के बात करें. लेकिन वो हुआ नहीं, ना वो हुआ ना रोड मैप बना. तो कश्मीरी इन्हीं चीजों में फंसा रहता है. पॉजिटिवली देखिए और आगे चलिए, ये कहूंगा मैं. थैंक यू सर, सो मच. आपने हमारे लिए शुक्रिया आपका. थैंक यू सर, थैंक यू सर.